everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic digestion and absorption, which is related to the subject remedial biology B Farm first year. So in this PowerPoint presentation, I will discuss you some topics like definition of human digestive system and alimentary canal, different type of accessory organs, list of digestive gland present in our body, the brief introduction about pancreas, liver, stomach, small intestine, large intestine, and assimilation of foods. Definition. First question है कि what is digestive system? तो the digestive system is a collectively name used to describe the alimentary canal, some accessory organs, and a variety of digestive processes which take place at different levels in a canal to prepare food eaten in the diet for absorption. जो भी फूड हम डाइट के थ्रू खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम एक कलेक्टिवली नेम होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स का, जो कि डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस को टेक प्लेस करते हैं इन द डिफरेंट लेवल्स. ठीक, और उसकी वजह से जो भी हम फूड का इनटेक करते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब थ्रू फूड पासेस. ये एक लंबी ट्यूब होती है जिसके थ्रू फूड हमारा पास होता है. इट कमेंस एट द माउथ एंड टर्मिनेट्स एट द एनस एंड द वेरियस पार्ट्स आर गिवन सेपरेटेड नेम्स ऑल्दो स्ट्रक्चरली दे आर रिमार्केबली सिमिलर. जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारी स्टार्ट होती है माउथ से और जो उसका एंड पॉइंट होता है वो होता है एनस. ये बहुत सारे वेरियस पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनके सेपरेट नाम होते हैं. समहाउ ये जो स्ट्रक्चरली जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ. तो कौन कौन से ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं? सबसे पहले है माउथ, फिर है फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल. तो ये सारे जो हमारे पार्ट्स होते हैं ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं. नेक्स्ट है हमारा एसेसरी ऑर्गन्स. एसेसरी ऑर्गन्स बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं. हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट टाइप के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं टंग के जस्ट नीचे. पेनक्रियाज, लिवर और बाइलियरी ट्रैक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स में आती हैं. मतलब ये डायरेक्टली हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती हैं पर इनडायरेक्टली डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं और बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. कितने तरीके की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में? तो उसमें मेन है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज, लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड. तो ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं या ये सारे ऑर्गन जो होते हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आते हैं ये डिफरेंट टाइप के जूसेस को सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. फर्स्ट पॉइंट है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड पोर देयर सिक्रेशन इनटू द माउथ. जो भी हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो अपना जो सिक्रेशन होता है उसका वो माउथ में पोर करता है. बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा सिक्रेट करता है. टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. पहला है पैराटॉइड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड. Structure of salivary gland. The glands are all surrounded by a fibrous capsule. They consist of a number of lobules made up of small acini lined with secretory cell. जो भी ग्लैंड होती हैं वो सारी सराउंडेड होती हैं एक तरीके की फाइब्रस कैप्सूल से और ये बेसिकली बनती हैं नंबर ऑफ लोब्यूल्स. ठीक है, जो कि बनता है स्मॉल एक्नी लाइंड विद द सिक्रेटरी सेल्स. इसीलिए सलाइवा जो ग्लैंड होती हैं वो डिफरेंट टाइप का सलाइवा माउथ में सिक्रीट करती रहती हैं जो कि फूड के डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बेसिक रोल प्ले करता है.
कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या कंपोजिशन होता है? सलाइवा जो होता है वो हमारे माउथ में हमेशा ही सिक्रेट होता है और वो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती हैं। तो सलाइवा में वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग सलाइवरी अमाइलाइज बोलते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ें होती हैं जो हमारी सलाइवा में सिक्रीट होती हैं। इसमें से जैसे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो जब भी हमें कहीं पे भी इंजरी होती है तो सलाइवा का उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि सलाइवा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं सलाइवा के? केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। सलाइवा क्या करता है? जो एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम लोग सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, उसका क्या काम होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े शुगर्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देता है और उसको डाइसेक्राइड माल्टोज में तोड़ देता है, छोटे छोटे शुगर्स में तोड़ देता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को हमने बोला है केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। इसके अलावा लुब्रिकेशन ऑफ फूड में सलाइवा हेल्प करता है। मुंह में सलाइवा होता है हमारे, तो उसकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो इजीली लुब्रिकेट होके, मतलब इजीली माउथ से नीचे ईसोफेगस से लेके वो खिसक के स्टमक तक पहुंच जाता है। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन करता है। यहाँ पे क्लीनिंग से ये मतलब है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल या जो भी इंजूरियस सब्सटेंस हमारे माउथ में आता है तो वो सलाइवा के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए वो माउथ की क्लीनिंग करता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और टेस्ट के लिए भी हमारा सलाइवा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज ए पेल ग्रे ग्लैंड वेटिंग अबाउट 60 ग्राम। जो पेनक्रियाज होती है हमारी वो पेल ग्रे ग्लैंड होती है और उसका वेट कम से कम 60 ग्राम्स होता है। इट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और सेचुरेटेड होती है हमारे एपिगेस्ट्रिक रीजन में, लेफ्ट हाइपोक्लोनिड्रिकल रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के। पेनक्रियाज जो होते हैं उसमें बेसिकली दो तरीके के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं या एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो होते हैं बेसिकली, उसमें लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं स्मॉल एल्वुलाई से। और इसका फंक्शन क्या होता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का, कि ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। पेनक्रियाटिस जूस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। मतलब जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट का कंटेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस सिक्रेट होता है उसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और ये हमारा पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन पेनक्रियाज। एंडोक्राइन पेनक्रियाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थ्रू आउट द ग्लैंड होता है। इसमें बेसिकली पेनक्रियाटिक स्लेट आता है। तो जो पेनक्रियाटिक स्लेट होता है उसमें किसी भी तरीके की डक्ट नहीं होती है, तो उसमें से जो भी हार्मोन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। बेसिकली जब मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था पेनक्रियाटिक स्लेट में तीन तरीके की हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। तो जो हमारा एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है। क्योंकि ये डक्टलेस होता है इसलिए वो जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चले जाते हैं और वो बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को सिक्रेट करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। And function. Liver. The liver is the largest gland in the body, weight between 1 to 2.3 kg. It is situated in the upper part of the abdominal cavity. Liver जो होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिसका बॉडी वेट होता है 1 to 2.3 kg और ये सेचुरेटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्ट्रक्चर. The lobes of the liver are made up of tiny lobules just visible to the naked eyes. These lobules are hexagonal in outline and are formed by cubical shaped cell. जो हमारा लिवर होता है उसका जो लोब्स होते हैं वो टिनी लोब्यूल से मिलके बने होते हैं जिनको कि हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये हेक्सागोनल होते हैं, मतलब जो इनकी आउटर लाइन होती है वो हेक्सागोनल होती है और ये
क्यूबिकल शेप्ड सेल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है इसमें फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लिवर में क्या होता है? कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, और इसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकेगॉन। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। सेकेंड है फैट मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? डीसेचुरेशन ऑफ फैट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी स्टोर्ड फैट होता है हमारा, मतलब जो फैट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है ताकि जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पर्टिकुलर टिश्यू हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डी एमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड हमारा होता है, मतलब एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है बेसिकली। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ इरेथ्रोसाइट एंड डिफेंस अगेन माइक्रोब्स। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड नॉक्सिक सब्सटेंस। लिवर में क्या होता है? कुछ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब उनमें जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो रिमूव्ड आउट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। इन एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स। लिवर क्या होता है? कुछ हार्मोन्स के एक्टिवेशन में भी रोल प्ले करता है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड एंड सेक्स हार्मोन्स। Stomach. The stomach is a J-shaped dilated portion of the alimentary tract situated in the epigastric, umbilical and left hypochlorhydrical region in the abdominal cavity. स्टमक जो होता है वो हमारा जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन होता है एलिमेंट्री ट्रैक का, और वो सेचुरेटेड होता है हमारा एपिगेस्ट्रिक, एम्बेलिकल या फिर लेफ्ट हाइपोक्लोरिकल रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के। जो स्टमक होता है वो हमारा गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। तो स्टमक का और गैस्ट्रिक जूस का क्या क्या फंक्शन होता है इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो स्टमक होता है वो 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है डेली, और ये सिक्रीट होता है स्पेशल सेक्रेटरी ग्लैंड से जो कि म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसका कंपोजिशन क्या क्या है कि उसमें सबसे पहले वाटर और मिनरल सॉल्ट होता है जो कि सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। दूसरा होता है म्यूकस जो कि सिक्रीट होता है हमारा ग्लोबुलेट सेल से इन द ग्लैंड एंड ऑन द स्टमक सरफेस, जो कि स्टमक सरफेस पे हमारी प्रेजेंट होती है। तीसरा होता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बेसिकली सिक्रीट होता है पेरेंट्रल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और इसमें एक इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर भी होता है जिसको हम लोग पेप्सिनोजन बोलते हैं। ये सिक्रीट होता है बाय चीफ सेल इन द ग्लैंड। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? वाटर का क्या फंक्शन होता है कि ये फर्दर लिक्विफिकेशन करता है और जो फूड होता है उसको सॉलो होने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोराइड का क्या फंक्शन होता है कि ये जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देता है, और ये एसिडिफिकेशन करता है फूड का, मतलब जो भी फूड हमारे स्टमक में आता है उसका एसिडिफिकेशन करता है, उसमें एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, और जो भी सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसके एक्शन को स्टॉप करता है। मतलब सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है कि वो सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रेट करता है। तो जब फूड हमारा स्टमक में आ जाता है तो जब HCl सिक्रेट होता है तो वो सलाइवरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाता है कि तुम सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रेट मत करो, तो वो सलाइवरी ग्लैंड का जो एक्शन होता है उसको स्टॉप कर देता है। प्रोवाइड द एसिड इन्वायरमेंट नीडेड एंड इफेक्टिव डाइजेशन बाय पेप्सिन। और क्या करता है? जो भी पेप्सिन का डाइजेशन होता है उसके लिए एक एसिड इन्वायरमेंट को ये प्रोवाइड करता है HCl। पेप्सिनोजन का क्या काम होता है? पेप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय HCl। जो पेप्सिनोजन होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं लेकिन वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाते हैं, टू पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। दे बिगन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन इन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन को सिमिलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इसका क्या काम होता है? ये एक प्रोटीन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम। जो इलियम पार्ट होता है हमारा उसमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हमारा जो फैक्टर होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं।
म्यूकस का क्या काम होता है कि जो म्यूकस होता है वो स्टमक को प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके की मैकेनिकल या केमिकल इंजरी से। फंक्शन ऑफ स्टमक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला है टेम्परेरी स्टोरेज अलाउिंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। ये क्या करता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा पेप्सिन होता है उसको टेम्परेरी स्टोरेज अलाउिंग टाइम देता है। मतलब जब वो एक्शन में नहीं होता है तब उसको स्टोर करके रखता है, और जैसे ही वो एक्शन में हो जाता है तो उसको वहाँ से सिक्रीट आउट कर देता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है यहाँ पे हमारा जो स्टमक होता है। दूसरा क्या करता है, ये केमिकल डाइजेशन करता है। मतलब पहले जो पेप्सिन होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में टू पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। और जो पेप्सिन होता है वो हमारा एक्टिव फॉर्म होता है, पेप्सिनोजन जो होता है वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो जो पेप्सिनोजन होता है वो फर्स्टली कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और उसके बाद जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को हम लोग केमिकल डाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड सम लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स। स्टमक में कुछ अमाउंट में वाटर का, एल्कोहल का, या फिर कुछ जो लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेन माइक्रोब्स। जो भी हमारा स्टमक होता है उसमें जो HCl सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस से जो प्रोवाइड होता है, वो क्या करता है कि जो भी माइक्रोब्स स्टमक के अंदर आते हैं उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक डिफेंस वो क्रिएट करता है और उन माइक्रोब्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल इलियम। जो हमारा स्टमक होता है वो क्या करता है, वो इंट्रेंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन करता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द टर्मिनल इलियम। तो ये सारे हमारे स्टमक के फंक्शंस होते हैं। Small intestine. The small intestine is a part of gastrointestinal tract between the stomach and large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पार्ट होता है जो कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इंटू 3 मेन सेक्शंस। फर्स्ट डिओडेनम जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सेकंड जियोजेनम जो कि 2 मीटर तक लंबा होता है, और लास्ट है इलियम पार्ट जो कि 3 मीटर तक लंबा होता है और एंड होता है विद द इलियोसिकल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर composed ऑफ द 4 layers ऑफ टिश्यू। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो बेसिकली बनी होती है 4 टाइप के लेयर ऑफ टिश्यूज से, जिसमें फर्स्ट है हमारा पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है, ये एक डबल लेयर होती है पेरिटोनियम सेल की एज ए मिसेंट्री अटैच्ड द जियोजेनम और इलियम, और ये अटैच्ड होती है जियोजेनम और इलियम में। सेकेंड होता है हमारा म्यूकोसा। म्यूकोसा में 2 तरीके की चीज़ें आती हैं। पहला आता है परमानेंट सर्कुलर फोल्ड, क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड वे में होती है, इसीलिए यहाँ पे परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट है विलाई और माइक्रोविलाई। बेसिकली जो विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं वो टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एपिथेलियम सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, वो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द एंटेरोसाइट ऑफ द विलाई। विलाई के एंटेरोसाइट पार्ट में ये जो भी केमिकल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, उसका कंप्लीशन करता है, मतलब उसे पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट का प्रॉपर वे में केमिकल डाइजेशन हो जाता है तो उससे जो न्यूट्रिएशन हमें प्रोवाइड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही होता है बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स दैट हैव सर्वाइव्ड द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है फ्रॉम अगेंस्ट द माइक्रोब्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि 1500 ml डेली सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में
इंटेस्टाइनल जूस का कंपोजिशन होता है कि इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट और एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। पेनक्रियाटिक जूस इंटर द ड्यूडेनम एट द हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। जो हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला पार्ट होता है वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस इंटर करता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ आपका स्टमक। Protection against infection by microbes that have survived the antimicrobial action of the hydrochloride। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन होता है माइक्रोब्स के थ्रू उसका प्रोटेक्शन भी हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एक जूस सिक्रिएट करता है जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, और वो 1500 ml डेली सिक्रिएट करता है। उसका कंपोजिशन क्या क्या है, उसमें वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट और एंजाइम जिसे हम लोग एंटेरोकाइनेज बोलते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस इंटर द ड्यूडेनम एट द हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला से जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो सिक्रीट करता है या एंटर करता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, क्या क्या कंपोजिशन होता है पेनक्रियाटिक जूस का, कि उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दो तरीके के एमाइलेज और लाइपेज, ये बेसिकली एक्टिवली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस के, ये बेसिकली डाइजेशन करते हैं प्रोटीन्स का। तो जो हमारा ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन होता है जो कि इनएक्टिव एंजाइम होता है, वो इंटेरोकाइनेज हमारा सिक्रीट हो रहा है इंटेस्टाइनल जूस से। तो उसकी प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको कि हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, और उसके बाद ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए जितने भी पेनक्रियाटिक अमाइलेज होते हैं वो सारे तरीके के पॉलीसेक्राइड्स का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फैट। फैट में जो हमारा फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड में, और उसके बाद वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। लाइपेज जो हमारा एंजाइम होता है वो एक्टिवली फॉर्म में सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीटिंग द केमिकल डाइजेशन फूड इन द इंटेरोसाइट ऑफ द विलाई आर। जो हमारा एंजाइम होता है जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है इन द इंटेरोसाइट ऑफ विलाई, उसमें बेसिकली क्या क्या होता है, पेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है, शुक्रेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज प्रेजेंट होता है और लैक्टेज प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर होता है और उसका जो पीएच होता है वो 7.8 से 8 होता है। तो यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है मतलब जो पेप्टाइडेज होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पहले होता है, तो उसको एक्टिव करता है हमारा इंटेरोकाइनेज। ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारा इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होता है, और फिर उसके बाद वो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड का बेसिकली कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट है फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड में होता है, और फैटी एसिड का कन्वर्जन ग्लिसरॉल में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। मतलब फैट को फैटी एसिड में तोड़ने के लिए भी लाइपेज चाहिए होता है, और फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ने के लिए भी लाइपेज हमें चाहिए होता है। दोनों ही चीज़ों के लिए हमें लाइपेज चाहिए होता है। उसके बाद जो हमारा शुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज है ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले शुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज अपने अपने एक्टिवली फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब शुक्रेज कन्वर्ट होता है शुक्रोज में, माल्टेज कन्वर्ट होता है माल्टोज में, और लैक्टेज कन्वर्ट होता है लैक्टोज में। उसके बाद ये सारी ही चीज़ें हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं। Intestine. It is about 1.5 meter long, beginning at the cecum in a right iliac fossa and terminate at the rectum and anal canal। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर तक लॉन्ग होती है और इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी सीकम से, ठीक है, इन द राइट इलियक
फॉलेसा, और जो उसका टर्मिनेट पॉइंट होता है वो होता है रेक्टम और एनल कैनाल। बेसिकली जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कोलन, दूसरा होता है रेक्टम, तीसरा होता है एनल कैनाल। जो कोलन होता है वो डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स में, जिसमें से स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारा सीकम, उसके बाद असेंडिंग कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्ट कोलन होता है, सिग्मॉइड कोलन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को कंटिन्यूसली, और ये क्या करता है कि जो भी हमारा फूड होता है वो जब बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में होता है तब वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है कि जो भी फूड का एंड पार्ट बचता है जो कि हर तरफ से डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको वो फिसिस में कन्वर्ट करता है, और फिर रैक्टम और एनल कैनाल पार्ट्स उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। वो एक तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है। तो एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे यही पॉइंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिसिस बनाने में वो मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट, विटामिन एंड सम ड्रग्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। जो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं या सॉल्ट होते हैं या विटामिन होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन होता है उसको रिमूव्ड आउट करने के लिए और उससे प्रोटेक्शन करने के लिए भी लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। मास मूवमेंट और डिफेक्शन का प्रोसेस भी होता है। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल का मूवमेंट भी होता है, वो हमारा लार्जेस्ट टाइम के थ्रू ही होता है। तभी कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे इंटेस्टाइन में वाटर के कंटेंट की कमी हो जाती है तो जो फेसेस या स्टूल होता है वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो मास मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। Assimilation of digestive food. Assimilation is the movement of digestive food molecule into the cells of the body where they are used. एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है हमारे सेल्स में थ्रू आउट द बॉडी, और जहाँ पे भी वो यूज़ होते हैं वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ग्लूकोज का यूज़ होता है हमारा रेस्पिरेशन में, ठीक है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज हमारा बनता है और उसके बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। या फिर जो अमीनो एसिड होता है उसका यूज़ होता है न्यू प्रोटीन्स को बिल्डअप करने में। बेसिकली जो एसिमिलेशन होता है उसमें 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्बिंग विटामिन एंड मिनरल्स एंड अदर केमिकल फॉर्म विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा एसिमिलेशन का पहला प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो भी विटामिन या मिनरल या कुछ भी अदर केमिकल फॉर्म्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, बायो एसिमिलेशन इन द केमिकल अल्टरेशन ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड स्ट्रीम बाय द लिवर और सर्कुलेशन सिक्रीशन। इसमें जो भी बायो एसिमिलेशन प्रोसेस होता है केमिकल अल्टरेशन के थ्रू सब्सटेंस का, और वो ब्लड स्ट्रीम में होता है बाय द लिवर और सेलुलर सिक्रीशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बायोलॉजिकल एसिमिलेशन के, जिसमें फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। और वो क्या बना लेता है, प्लांट सेल्स में हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है और एनर्जी होता है। तो ये एक तरीके का बायो एसिमिलेशन का एक प्रोसेस होता है। Assimilation is occurring in every cell of the body to help develop new cells. जो एसिमिलेशन प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी की सारी सेल्स में होता है और वो हेल्प करता है नई सेल्स को बनाने के लिए। क्योंकि एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है उसका मूवमेंट होता है। मतलब एक पार्ट में जहाँ पे भी हमें एनर्जी चाहिए होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसका मूवमेंट होता है, इसीलिए उसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं यहाँ पे, एसिमिलेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली 2 तरीके से एसिमिलेशन होता है, वाटर का एसिमिलेशन होता है और न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन होता है।
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसिमिलेशन ऑफ वाटर, इट एब्जॉर्ब थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोलन। जो वाटर का एसिमिलेशन होता है या वाटर का जो मूवमेंट होता है, वो अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो मेजर रोल प्ले करता है वाटर के मूवमेंट में। तो वाटर का एसिमिलेशन कैसे होगा हमारा? थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो भी वाटर होता है वो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्ट से हायर कंसंट्रेशन सॉल्ट की तरफ जाता है, मतलब उसका जो मूवमेंट होता है वो लो से हाई की तरफ होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। और बेसिकली जो वाटर का एसिमिलेशन होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सेकेंड है हमारा एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिशन है हमें, जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो भी हम खाना खाते हैं वहाँ से जो हमें मिलते हैं, उनका एसिमिलेशन कैसे होता है, मतलब उनका मूवमेंट कैसे होता है। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्मॉल टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम लोग मैक्रोविलाई या विलाई बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिथेलियम सेल्स में। वो क्या करते हैं, वो जो भी हमारा न्यूट्रिशन होता है उसका एसिमिलेशन करते हैं, मतलब उसका मूवमेंट करते हैं। तो वो उसको इंटेस्टाइन से पंप आउट कर देंगे और वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड के थ्रू वो बॉडी की सारी सेल्स में चला जाता है जहाँ पे भी उसका नीड होता है या जहाँ पे भी हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन का बेसिकली दो तरीके का डेफिनेशन होता है। पहला है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड से क्या मतलब है कि जब हम खाने को खाते हैं तो माउथ के थ्रू खाते हैं, तो सबसे पहले जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ये बेसिकली च्यूइंग प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब खाने को सबसे पहले हम लोग चबाते हैं तो उसे हम लोग च्यूइंग प्रोसेस बोलते हैं, और इस डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। सेकंड होता है हमारा केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जब भी हमने खाना माउथ के थ्रू खाया तो सबसे पहले उसका ब्रेकडाउन होता है, वो हम च्यूइंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के सिक्रीशन की वजह से, जो कि एसेसरी ऑर्गन से सिक्रेट हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले हम सलाइवा ग्लैंड की बात करते हैं, उससे सलाइवरी एमाइलेज सिक्रेट हो रहा है। तो जो हमने च्यूइंग प्रोसेस से खाना खाया उसमें सलाइवरी एमाइलेज मिक्स हो जाता है और वो लुब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा स्टमक में चला जाता है। तो उन प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे उस फूड का केमिकल डाइजेशन होगा और इसे हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। तो डाइजेशन में बेसिकली दो टाइप होता है, एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दूसरा होता है हमारा केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन। This is the process by which digested food substance pass through the walls of some organs of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries for circulation round in body. एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेस्टिव फूड होता है हमारा सब्सटेंस, वो पास करता है कुछ ऑर्गन्स में जो कि एलिमेंट्री कैनाल के हैं, ठीक है, इनटू द ब्लड एंड लिम्स कैपिलरीज फॉर सर्कुलेशन राउंड इन बॉडी। मतलब जब भी हमने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो थ्रू आउट द ब्लड वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।